गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप कमेंट में हाय हेलो जो भी करना करिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। और ये लेक्चर मेनली जो कंटेंट करेगा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड कुछ फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को भी इम्पैक्ट डालते हैं और रेजिस्टिविटी को, ठीक है, जिसमें आपके डायमेंशन से रिलेटेड होंगे, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियलिस्टिक होंगे, आपका रेजिस्टिविटी किस मटेरियल का बना है, वो सब चीज़ें इस पूरे चैप्टर, इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चीज़, टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि अभी तक आप क्लास 10 में नहीं पढ़े हो, तो वो भी इसी लेक्चर में हम कंक्लूड करेंगे। तो लास्ट तक लेक्चर को देखते रहिए और जैसे प्यार आप शो कर रहे हैं वैसे प्यार शो करिए और पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए पीछे नहीं हटना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस चैप्टर का मेन जो लेक्चर का होगा वो ओम्स लॉ होगा आपका। ओम्स लॉ के बाद क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के बाद आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलिए पहला है फर्स्ट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ जो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसी भी कंडक्टर, क्या आप कोई भी एक कंडक्टर लीजिए, देखिए कोई भी एक कंडक्टर आपने लिया है, ठीक है, उस कंडक्टर में कि दो एंड पे, एंड ए एंड एंड बी, यदि दो एंड है और दोनों एंड पे आपने किसी तरह से एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल सोर्स या बोल सकते हो पोटेंशियल आपने लगा दिया, ये आपका पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, इसको V जो आपका वोल्टेज है, ठीक है। तो अब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, एंड के क्रॉस आप जो वोल्टेज लगाते हो, तो आप जितना वोल्टेज लगाओगे उसके करंट करस्पॉन्डिंग इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस बोलना सही नहीं होगा, करंट फ्लो होगा, ये ज़्यादा सही होगा क्योंकि इंडक्शन नहीं है, कंडक्शन का प्रोसेस है। तो यहाँ पे ए से बी में उतने अमाउंट का, उतने ही प्रोपोर्शन में करंट फ्लो होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कहना है कि जो आपका वोल्टेज है द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है। कभी कभी इसका रिवर्स बिल्कुल लिखते हैं, सही है, बट मानना यह है कि आपका जो पोटेंशियल है या बोल सकते हो वोल्टेज वो अवेलेबल है, तो वोल्टेज पे आपका कंट्रोल है। तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग जैसे आप वोल्टेज को इन्हांस करोगे उसी के प्रोपोर्शन में आपका करंट भी इन्हांस होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर के एंड के क्रॉस आप जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे उसके ही करस्पॉन्डिंग, उसी के प्रोपोर्शनल में आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ओम्स लॉ जो है वो हर एक तरह के सबस्टेंस या मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप यदि सोचते हो कि ओम्स लॉ हर एक जगह अप्लीकेबल है, तो नहीं है। और जो ओम्स लॉ है वो कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस के साथ ट्रू है। जो आपने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन भी इसके बाद पढ़ा देंगे, बट है क्या कह रहे हैं, जो कंडीशन ये है कि विदाउट एनी डायमेंशनली या बोल सकते हो डायमेंशनली स्ट्रेन, मतलब उसमें किसी तरह का स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, लेंथ वाइज स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन वाइज स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा एल बाई एल आप जानते हो स्ट्रेन होता है, तो आपका लेंथ भी चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके जो टेम्परेचर और प्रेशर वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके ये स्टेटमेंट वैलिड है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है और हर एक मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है। तो आप कहोगे सर क्या ऐसा हो सकता है कि मटेरियल चेंज होगा तो आपका ओम्स लॉ फेल कर सकता है? हाँ कर सकता है। जो भी सबस्टेंस या जो भी मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, क्या समझे, जो भी सबस्टेंस या जो भी मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे ओमिक कंडक्टर, ओमिक मटेरियल बोल सकते हैं, और जो मटेरियल आपका ओमिक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम ओमिक या नॉन ओमिक नहीं बोलेंगे, या उसे नॉन ओमिक मटेरियल बोलेंगे, क्लियर है। अब देखिए इसी को आगे प्रोसीड करेंगे, तो जब आप प्रोपोर्शनल से हटाओगे तो V इक्वल टू हो जाएगा R इंटू आई, और ये जो R है वो क्या है आपका, यहाँ पे जो आपका R है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसी को बाद में क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस।
यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ओम्स लॉ समझ में आ रहा है। ओम्स लॉ एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, अब इस ओम्स लॉ को यदि समझना है तो मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा आपको। देखिए ओम्स लॉ में क्या है, जैसे आपने बोला है कि V इजकल टू फिर I इंटू आर आपने बताया है, ठीक है। ये R जो इजकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। अब एक ग्राफ होता है V अपॉन I का ग्राफ, ग्राफ ऑफ V एंड Y क्या होगा, आप यदि ग्राफ करोगे तो यदि आप ग्राफ लेके करोगे, ठीक, ये आप मान लो वोल्टेज ले लेते हो V और ये इसके करस्पॉन्डिंग I ले लेते हो। ये VI ग्राफ है, जो भी Y एक्सिस पे हो उसको पहले हम प्रोनाउंस करेंगे और जो X एक्सिस पे होगा उसको बाद में प्रोनाउंस करेंगे, तो VI ग्राफ होगा। ये क्या है आपका, है ये आपका VI ग्राफ है। क्लियर है? अब हो क्या रहा है, अब देखिए कह रहा है कि यदि प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का जो रेशियो है, किसका, एक मिनट, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसको मैंने बना दिया है, अभी मैं थोड़ी देर बाद ये समझा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट होगा, रेशियो कांस्टेंट होगा। अब कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये रेशियो कांस्टेंट का मतलब क्या है। समझो कि आप मार्केट में गए और मार्केट में आप इलेक्ट्रिक शॉप से, जहाँ से आपको प्रोजेक्ट का एलिमेंट्स इक्विपमेंट मिलता है, आपने बोला कि भैया मेरे को 10 ओम का रजिस्टर दे दो, ठीक है। सपोज आपने एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, इसको एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा सा। आपने बोला कि भैया मेरे को 10 ओम का रजिस्टर दे दो, ठीक, और आपने ये आर ले लिया, बट आपका जो प्रोजेक्ट डिटेल है उसमें लिखा हुआ है कि आपको 100 ओम का रिक्वायर्ड है, ठीक है, 100 ओम का रिक्वायर्ड है। बट आपने क्या किया, 10 ओम का लिया, आप दिमाग लगाया कि चलो यार पैसे सेव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ढेर डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज घर पे अवेलेबल है। तो आपको पता है कि जो आर इजकल टू क्या होता है, V अपॉन आई। ये और मुझे जो वोल्टेज जो आपका ये हो जाएगा, आपने इसको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या किया आपने, वोल्टेज क्या है चेंज किया। जैसे अभी आपका क्या है, वोल्टेज आप चेंज करते जाओगे तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, ये दिख रहा है। तो आपने कॉमन सेंस लगाया कि R प्रोपोर्शनल टू V है, तो V चेंज करते रहेंगे सर तो R चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाएंगे और वोल्टेज हमारे पास 2-3 है, उनको पहले सीरीज में कनेक्टेड करते जाएंगे, वोल्टेज चेंज होगा, हम रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे। तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब आप रजिस्टेंस 10 का लेकर आप 1000 ओम का रजिस्टेंस मतलब बैटरी कनेक्ट करके। बट ऐसा नहीं है बेटा, बट ऐसा नहीं है कि आप वोल्टेज चेंज करते जाओगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ओम्स लॉ ने बोला है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो आप जब वोल्टेज चेंज करोगे तो बेटा उसी प्रोपोर्शनल में I भी चेंज होगा, मतलब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो इन दोनों का रेशियो मतलब आपने जो खरीद के लाया है 10 ओम, वो हमेशा 10 ही ओम रहेगा, वो कभी भी 10 से 10.1, 10.2, 10.3 ओम तक भी नहीं होगा। मतलब ये रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और आपने जो रेजिस्टेंस खरीदा है उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये आपका रेशियो कांस्टेंट होता है, इसलिए आप ये देखिए, तो ये रेशियो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये V और Y है। जब आप tan थीटा लेते हो मैथ में, तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर। यदि ये थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लिए और इससे एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो एक ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री पे। तो आप बोलते हो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पे आपका V है, P, और बेस पे क्या है, I है, तो ये हो गया V अपॉन I। तो ये जो स्लोप है tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप tan थीटा VI रेशियो ये सब मिला के क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होगा। अब स्लोप कांस्टेंट ही रहेगा। क्लास 10th में नहीं है कि हमको इसका डेरिवेशन करना है, ना आएगा। क्लास 10th वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं, आपको इससे मतलब नहीं है। चलिए तो अब आइए अगले पे, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। आइए फोकस में आ जाओ बेटा, यस, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशन ये है कि ओम्स लॉ हर एक तरह के मटेरियल के लिए वर्क नहीं करेगा। यदि मान लो कंडक्टर है, यदि कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है,
सेमीकंडक्टर है और सुपर कंडक्टर है। तो इन सबके लिए वैलिड नहीं होगा। मैग्नीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नाइक्रोनियम है, तो ऐसे सारे मटेरियल हैं जिस पर हर समय ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। मान लो हम वो कंडक्टर ले रहे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, तो उसका यदि वी आई ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन, ये वी आई ग्राफ है, ठीक है। बट जब सेमीकंडक्टर का बनाओगे तो सेमीकंडक्टर का जो होता है वो ऐसा बनेगा वी आई ग्राफ। आप लास्ट आपका चैप्टर है फिजिक्स का, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। या इसको ऐसे करो, ज़्यादा सुटेबल है तो इसको ऐसे करो, पहले नीचे से ले आओ, जैसे ही आपका फॉरवर्ड बायस पे जाएगा तब ये जाएगा, और पीछे का भी होता है, रिवर्स के लिए होता है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो वी आई करेक्ट से देख लो चेंज हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यदि मान लो सुपर कंडक्टर होता है तो इसी से कंपेयर करो, इस वाले को इससे कंपेयर करो, तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा बेटा, देखो इस तरह हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। क्लियर है? तो आपका ये जो है ये आपका ओमिक कंडक्टर है, ये नॉन ओमिक है, ये भी क्या आपका नॉन ओमिक है, ठीक है। और ये केवल फिक्स टेम्परेचर पे काम करेगा, टेम्परेचर चेंज करोगे इसका जो लिनियरिटी प्रोपोर्शनलिटी वो चीज़ें वैलिड नहीं रहेंगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे देखिए। फैक्टर्स डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो ये देखिए जो रेजिस्टेंस है, मैं इसको बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो चीज़ें आपके माइंड में ग्रैप हो जाएंगी, तो परेशान मत होइएगा। तो रेजिस्टेंस जो है आर जो आप पढ़ा है, आर इजकल टू वी अपॉन आई, इट इज द ओम्स। ये क्या है? ये डिफिनीशन जो है ये ओम्स लॉ के थ्रू है। क्या है? ओम्स लॉ के थ्रू है। बट हमने जो पढ़ा है, जो हमें ये पढ़ना है, जो डिपेंडेंसी है, डायमेंशन डिपेंडेंसी पढ़े हैं, तो जब भी आपका बोलेगा कि इसकी लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ डिक्रीज, ये सब जब बात करेगा तो आप ओम लॉ को नहीं यूज़ करोगे। ओम्स लॉ में कभी भी आर को आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये कांस्टेंट रेशियो दिखाता है। तो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये जो ओम्स की डिपेंडेंसी है वो वी अपॉन आई से आप नहीं जज कर पाओगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए आखिर में क्या क्या फैक्टर्स हैं डायमेंशंस के जो आपको देखना है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है जिस पर आपको डिपेंडेंसी है वो फर्स्ट आपका है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या है? लेंथ ऑफ, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं। आपका फर्स्ट क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा जो है वो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक। और तीसरा क्या है? मटेरियल यूज्ड, ठीक। और लास्ट है जो इम्पोर्टेंट भी है, टेम्परेचर। लेकिन हम तो डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग डायमेंशन में टेम्परेचर को नहीं लेते, लेकिन लिख देते हैं। वो डायमेंशन में नहीं है, वो आगे मैं अलग स्लाइड लेके समझाऊंगा। ये फोर्थ में जो आ रहा है फैक्टर, ये आपका टेम्परेचर का होगा, ठीक है। और मटेरियल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए फर्स्ट, अच्छा ये टेम्परेचर का दिया हुआ है, 1 मिनट। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स। देखिए क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंडेंसी होती है। पहले देखिए, जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक शेप लेके समझाता हूँ।
मैं दोनों का लेंथ लगभग अच्छा लेंथ बता रहा हूँ ना, इसको पहले क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कर दिए, ठीक है। अब इसको क्या करिए, सिंपली इसको ऐसे करिए और इसको लंबा करिए, ठीक है। अब ये देखो दो कंडक्टर आपके पास हैं। पहला कंडक्टर इसका लेंथ हम L मान लेते हैं और इसका जो है वो 10L मान लेते हैं कि 10L लेंथ की है इसकी। अब आप सोचो दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट कर देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो अब आप सपोज करो, खुद को एज्यूम करो कि रेजिस्टेंस करता क्या है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, एक बार रेजिस्टेंस को समझाएं। रेजिस्टेंस द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये तो आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफिनीशन है। बट रेजिस्टेंस में आखिर क्या है, रेजिस्टेंस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और मटेरियल। क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और मटेरियल, वो इंटरनल प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर या मटेरियल की है जो किसी भी कंडक्टर के अंदर होने वाला जो फ्लो है उसके फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। ऑलवेज ट्राई टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट के फ्लो को अपोज करता है। इसका मतलब यदि किसी मीडियम में करंट इजीली मूव कर रही है मतलब उसका अपोजिशन कम है, या कह सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस कम है। रियली समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, वेरी गुड। यदि मान लो आप किसी कंडक्टर के अंदर देख रहे हो कि करंट बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहा है, इसका मतलब उसको अपोज करने वाला फैक्टर ज़्यादा है। इट्स मीन आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब करंट का फ्लो ज़्यादा टफ मतलब हार्डली हो पा रहा है, या बोल सकते हो यदि एक एंड पे आप देखोगे तो दूसरे एंड में आने में उसको टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है। अब उसी को यहाँ देखिए, अब आप सपोज करो कि आप इसके अंदर से इन करके आउट कर रहे हो, ठीक है। ए एंड से बी एंड पे जा रहे हो और इसमें ये सी एंड से डी एंड पे जा रहे हो। दोनों ही केस में आप सेम पर्सन यदि इसके अंदर से इन होकर जा रहा है, टनल टाइप में है, तो आप समझ सकते हो कि सर ए से बी हम जल्दी जा पाएंगे बट बी से सी से डी जाने में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने बोला दो चीज़, यदि आपको डिफिकल्टी फील हो रहा है, यदि अंदर जो पर्सन है उसको डिफिकल्टी फील हो रहा है, तो वो तो आपका उसके अंदर जो पर्सन है वो समझ पाएगा। यदि आप अपने आप को रखोगे तो लगेगा हाँ इसमें डिफिकल्टी ज़्यादा है क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा आपको समय तक रजिस्ट करना पड़ रहा है। बट यदि टाइम को बाहर से देख रहे हो तो जो पर्सन पहले आ गया, यदि मैं यहाँ पे आने में लगा टाइम T1 है और यहाँ से लगा T2 है, और नो डाउट T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। तो ये समझ में हमको आ रहा है कि हाँ इसका मतलब ये आ रहा है कि यहाँ पे डिफिकल्टीज कम है, यहाँ पे डिफिकल्टी ज़्यादा है। डिफिकल्टी को हम रिलेट कर रहे हैं किससे, रेजिस्टेंस से। इसको R1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे इसमें रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अच्छा सेम होगा। आप देख रहे हो लेंथ जिसकी ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वेरी गुड, ये पहला आपका इक्वेशन हुआ। अब एक चीज़ मेरे मुंह से दो चीज़ें बैक टू बैक प्रोनाउंस हुई हैं, मैं इसको थोड़ी क्लियरिफाई करा के आगे बढ़ूँगा। आप तीन टर्म सुनते हो, आपका एक होता है रेजिस्टेंस, रजिस्टर, दूसरा होता है रेजिस्टेंस, और थर्ड होता है रेजिस्टिविटी। समझा के तब आगे बढ़ूंगा। देखो रजिस्टर क्या होता है, जैसे मान लो ये है आपका, जैसे मान लो ये स्टाइलस है, या मान लो नॉर्मल पेन आप देखिए अपने घर में पेन है, तो ये पेन है, ठीक है। तो ये क्या है, आप जब भी मार्केट में खरीदोगे कि मुझे पेन चाहिए, अगला क्वेश्चन पूछेगा ब्लैक या ब्लू। वैसे ही जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आप बोलोगे मुझे रजिस्टर चाहिए, आप नहीं बोलो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर इज द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। क्या है, रजिस्टर जो है क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन होता है ब्लैक या ब्लू पेन, तो वैसे ही सामने वाला पूछेगा कितने रेजिस्टेंस का, तो आप बोलोगे 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस क्या है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी है जो आपको बताता है कि वो कितने करंट का अपोज करेगा। यदि आपके दो रेजिस्टेंस है, यदि एक आपका 5 ओम का है और एक 50 ओम का है, तो नो डाउट आप इसको देख के बता पाओगे कि ये वाला जो है ये आपको करंट का अपोज ज़्यादा करेगा। क्लियर है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, इंटरनल प्रॉपर्टीज, इसको आप देख के बता पाओगे। ये आप रजिस्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं। रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी इज द मटेरियल बाय विच द रजिस्टर इज मेड। ठीक है।
तो जो आपका रजिस्टर जिस भी एलिमेंट्स या जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होगी जिससे वो करंट का अपोज कर रहा है, उस मटेरियल पे डिपेंडेंसी होती है रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी कैन नेवर बी चेंज बाई फिजिकल चेंजिंग मेथड। इसको जब भी चेंज करना होगा तो आपको क्या पड़ेगा, टेम्परेचर के थ्रू चेंज करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि बीट कर बाई इसको कट करिए, इसको कंप्रेस करिए, इलोंगेट करिए, तो ये चेंज नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है कब तक, जब तक आप टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज ना करें। आपके डायमेंशनली यदि आपने कट किया है, इलोंगेट किया है, कंप्रेस किया है, तो ये आपका रजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। क्लियर है? चलिए तो आइए फिर से आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगला दूसरा जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए फिर से एक एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल। आपको ये चीज़ थोड़ी समझाने मेरे को आसान पड़ती है, इसलिए मैं एग्जांपल सेम लेता हूँ। देखो इस बार क्या किया, लेंथ सेम कर दूंगा। क्या करूँगा, लेंथ सेम करूँगा, बट डायमीटर जो है वो चेंज कर दूंगा। ये आपका हुआ ये, और ये एक कॉपी और किया, यहाँ पे पेस्ट कर दो, नीचे लेके आइए, थोड़ा सा डायमीटर चेंज करिए। ठीक है, ये छोटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो L है, और इस भी कंडक्टर का लेंथ जो है वो L है। इसके एंड को A मानते हैं, इस एंड को B मानते हैं, इसको C मानते हैं, इसको D मानते हैं, राइट। फिर से एज्यूम करो कि आप दोनों ही कंडक्टर के अंदर इन होते हो, और A से इन होके आप B तक आउट कर रहे हो, और सिमिलरली आप सेकंड कंडक्टर में C से इन करके D में आउट कर रहे हो। ठीक है, दोनों ही सेम पर्सन एज्यूम होना चाहिए। डायमेंशनली वाइज जैसे एक हम पतले हैं, जैसे मोटे को डाल तो वहाँ पे नहीं है, सेम पर्सन शुड बी हियर। तो यहाँ पे ए दोनों में यदि जाओगे तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें आप इजीली, इसमें आप क्या करोगे, इजीली मूव करोगे, बट इसमें आपको डिफ़िकल्टी होगा। ठीक है, इसमें डिफ़िकल्टी होगा और इसमें इजी होगा। तो इसमें क्या होगा, जो इसमें टाइम लगेगा वो मान लो T1 है और इसमें T2 लगेगा, तो नो डाउट T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी T2 से। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो डिफरेंस क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, और दोनों में देख के आप बता सकते हो कि A2 इज़ ग्रेटर देन A1 है। क्या है आपका, दिख रहा है कि A2 इज़ ग्रेटर देन A1 है। बोलो हाँ या ना। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ज़्यादा है, उसमें लगने वाला टाइम क्या है, कम है। A2 ग्रेटर है बट टाइम कम लग रहा है, A1 कम है बट टाइम ज़्यादा लग रहा है। इट्स मीन आप कह सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस से कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा। तो अगला फैक्टर आपको डायमेंशनली समझ में आ रहा है कि ये वाला आपको क्लियर हुआ। दो चीज़ हो गया, ठीक। अब देखिए, जब दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको पता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आ जाएगा रो L अपॉन A। ये जो रो ही है बेटा, जो ये रो आ रहा है, ये रो जो ये कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये क्या है आपका, रेजिस्टिविटी। ये आपका मेन फार्मूला है जिससे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करके, लेंथ चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तब आप बता पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये आपका। ठीक है, अब इधर आते हैं तो और देखिए, ये रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी से। तो जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला डेरिवेशन कराएंगे तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का डेरिवेशन कराएंगे, और रेजिस्टेंस के बाद डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला फार्मूला पुट करके, और रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला डिराइव करा देंगे। इट्स मीन आपकी यदि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंसी फार्मूला याद है तो रेजिस्टिविटी के लिए आपको नया फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सेम फार्मूले से आपका काम हो जाना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, तब आगे बढ़ूंगा। एक बार जितना मैंने पढ़ाया है वो देख लो। ओम्स लॉ मैंने समझा दिया कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। फिर सेकंड देखिए, मैंने आपको बता दिया कैसे डिपेंडेंसी है, ओम्स लॉ क्या क्या बताया है। फिर कुछ लिमिटेशंस थे, ओमिक नॉन ओमिक मटेरियल, वो समझा दिया आपको। स्लोप क्या होता है, अच्छा इसमें समझाता है, स्लोप लॉ के बारे में नहीं समझाया गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे स्लोप हो चुका है। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा,
डायमेंशन डिपेंडेंसी कैसे बता दिया, समझ में आ गया। इसके बाद आपका कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सिंप्लीफाई किया है, ये तीनों टर्म्स समझा दिए हैं, ये तीनों टर्म्स आपको समझा दिया गया है कि ये तीनों टर्म्स कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद आगे जाइए, आपका ये आपका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला समझ में आ गया अच्छे से, फिर ये डेरिवेशन हो गया और ये रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक। अब क्या है, ओम्स लॉ का ये डायमेंशन से जो रिलेशन था वो खत्म हो गया। अब टेम्परेचर से डिपेंडेंसी वाला आपका लास्ट टॉपिक है। अब देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस। देखो अब क्या है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करें, चलिए 2 मिनट का ब्रेक ले लिया जाएगा, नहीं चलो खत्म करके खाली कीजिए। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट करता है, अब देखो इसको बहुत ही आराम से समझाना होगा, तब जाके आप समझ पाओगे। देखो समझो, जैसे टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, कोलिजन स्टार्ट होगा। क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टर के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कोलिजन स्टार्ट होगा। तो कोलिजन स्टार्ट होगा, जैसे आप सोचो कोई भी एक क्राउडेड एरिया है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो इजिली अपने वे को ट्रेवल करते हुए चले जाएंगे। बट आप क्या किए, वहाँ पे आपने बोल दिया अरे भाई यहाँ बम रखा हुआ है, क्या हो जाएगा, वहाँ पे लोग एक दूसरे से को छोड़ के अपने बारे में सोच के भागना स्टार्ट करेंगे, कोलिजन होगा और वहाँ पे क्या होगा, कैजुअलिटी स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका कोलिजन बढ़ेगा, क्या होगा, आपका कोलिजन जो होगा वो इंक्रीज होगा, और कोलिजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका कोलिजन इंक्रीज होने से क्या होता है, आपको जो पाथ ट्रेवल करना था, क्या हो गया भाई, चलिए ब्लर हो रहा है, वेट, ठीक है। यदि कोलिजन इंक्रीज होगा आपका तो क्या होगा, हो जाता है कभी कभी सेंस, मोशन सेंसर लगा हुआ है तो कर रहा होगा, कुछ होगा, छोड़िए हटाइए। यहाँ पे कोलिजन यदि आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नो डाउट जो पाथ आप पहले ट्रेवल कर रहे थे, जो पर्सन पहले इजीली मूव करके जा रहे थे उस क्राउडेड एरिया में भी, अब वो क्या होगा, हो सकता है कि 10% ही वहाँ पहुँच पाए, कुछ लोगों के कॉलेज कैजुअलिटी में कुछ क्या दिक्कत हो जाए। सेम चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स अब अपने दूसरे एंड पे पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने बोला है टाइम ज़्यादा लगे, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ बताएं, जो रेजिस्टेंस आर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये टेम्परेचर है, टाइम मत समझ लेना, इक्वेशन 1। इसको समझाने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है जिसको मैं डेरिवेशन के थ्रू समझा सकता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा कि ओम्स लॉ यूज़ करूँगा। यदि आप बोलोगे, यदि आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं दिखा दूंगा, बट कैसे करूँ समझा रहा हूँ। V = I/R करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, I की जगह आपका जो कल फार्मूला आया था, ना, जैसे फार्मूला आया था किसका, करंट का आया था, याद है कि नहीं याद है, EA/VD वाला करके जो फार्मूला था वो रखेंगे, उसके बाद उसमें रिलैक्सेशन टाइम को लाने का ट्राई करेंगे। या बोल सकते हो कि हाँ रिलैक्सेशन टाइम लाएंगे, उसके बाद डिपेंडेंसी आएगी। रिलैक्सेशन टाइम से क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम दोनों को रिलेट करके क्या करेंगे, जैसे ऐसे दिखा देंगे कि इसको इससे यूज़ करके हम कहेंगे कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर के क्या है, टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जो R हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। तो ये चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो ये दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, आगे क्या होगा, टेम्परेचर है, बट ऐसा नहीं है, एक फैक्टर्स और है जिस पर आपको ध्यान देना है, जिससे ही आपका ये डेरिवेशन पॉसिबल है। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि कोई मटेरियल है या कोई कंडक्टर है, सपोज करो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का मैं टेम्परेचर यदि 10 डिग्री जब भी कभी सेम कंडीशन में बढ़ाऊंगा तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दोनों हिस्से में है बेटा, कोई चेंज नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो 20% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
कहना चाह रहा हूँ कि आपने यदि आपने क्या किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट किया, ठीक है, इंक्रीज़ किया, तो आपका रेजिस्टेंस आपने R1 जो लिया है वो 10 लिया है, ठीक है, तो 10 बढ़ के जो R2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11 ओम हो जाएगा, ठीक, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। और R2 जो होगा, यदि मान लो आपने R1 डैश जो लिया है वो 100 ओम लिया है और सेम 10 टेम्परेचर इसको भी बढ़ाया 10 डिग्री, इसके 10 डिग्री, तो आपका ये इंक्रीज होकर R2 कितना हो जाएगा आपका 110 ओम हो जाएगा। तो आप बताओ, आप बताइए, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप देख के बताइए कि जब हमने इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा लिया तो आपका जो चेंज आया है, यदि चेंज की बात करेंगे, रुकिए, यदि हम चेंज की बात करेंगे, डेल्टा आर की बात करेंगे, जिसको हम R2 माइनस R1 लिखेंगे आगे चल के, यदि ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ओम का आएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें यदि डेल्टा आर लिखेंगे तो ये 10 ओम का आएगा। तो सेम टेम्परेचर, सेम मटेरियल चेंज कर रहे हैं, फिर भी एक में 1 ओम का चेंज आ रहा है और एक में 10 ओम का चेंज आ रहा है। मेन फैक्टर कहाँ है जहाँ से इतना चेंजेस आ रहा है? चेंजेस आ रहा है आपका इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस आपने क्या लिया है ये भी मैटर करता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। यदि आपने यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा लिया है तो सेम टेम्परेचर पे आपका जो इंक्रीमेंट आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट यदि जानते होगे थोड़ा बहुत, या मान लो आप शेयर मार्केट नहीं जानते तो प्रॉफिट लॉसेस सोचो, या शेयर मार्केट ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहेगा आपके लिए कि आपने शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया है, यदि शेयर मार्केट में आपने जो पैसा लगाया है, यदि वो पैसा आपने 1000 लगाया है तो लॉसेस भी आपको 1000 के अकॉर्डिंग ही बियर करना पड़ेगा। बट किसी ने 10 लाख लगाया है तो सेम ही आपका हर जगह शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है। हर एक शेयर का वही ग्राफ है। यदि मैंने 1000 में वो शेयर लिया, आपने 10 लाख में लिया है, तो मेरा जो लॉस होगा छोटा होगा, आपका लॉस ज़्यादा होगा। क्लियर कट बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? ठीक, वेरी गुड। चलिए, आ रही है तो इसका मतलब आपका जो आपका रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो आपका चेंज इन रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, ऐसा मत बोलो, आप ऐसा बोलो कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा जो आएगा वो आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा, ये दो चीज़ है कि आपका रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या बोल सकते हो क्या बोल सकते हो, या उनके इनिशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? अब दोनों को यदि कंबाइन करोगे, क्या करोगे, दोनों को यदि कंबाइन करोगे, दोनों कंबाइन मतलब आप बोल रहे हो कि R1 जो है, R1 बोलोगे R2, R1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आपका R1 पे ही डिपेंडेंट है आपका चेंज R2 माइनस R1। क्लियर है? इन दोनों को कंबाइन करिए, इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो R1 इज़ प्रोपोर्शनल हो जाएगा R2 माइनस R1 इंटू में टेम्परेचर। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए मैं इसको कैसे समझाऊँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। समझो, मैं चेंज के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। मान लो मैंने बोला कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। राइट? क्लियर है? बोलो हाँ या ना? तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, यदि कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि बेटा चेंज इन जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर और इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इतना क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1 इज, ये जब इक्वल करोगे, यदि ये प्रोपोर्शनल साइन को, तो एक आपका अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक ये प्रोपोर्शनल साइन है, एक आपका अल्फा आ जाएगा जिसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आपका क्या है, T इंटू R1, जहाँ पे आपका जो अल्फा है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका R2, उधर भेजोगे तो ये R1 है बेटा, ये R1 प्लस में चला जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू T इंटू R1,
मैं यहाँ पे चेंजेस से दिखाया हूँ कि जो चेंजेस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वही चेंज जो है इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। दोनों को कंबाइन किए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। मैंने जब प्रोपोर्शनल सिनेरियो है तो एक अल्फा आ गया जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे, और यहाँ से देखो R2 जो हो गया वो हो जाएगा, जब R1 कॉमन कर लोगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। और शायद आपको याद आ रहा होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो यही आपका क्या है, यही क्या है आपका, यही आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने सेम चीज़ आपको बोला था कि बेटा जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ाऊँगा उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ाऊँगा तो बहुत नहीं करूँगा, ये आर की जगह क्या करूँगा, रो एल अपॉन ए करूँगा। तो अगला जो है ये पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होता है। आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स ये रहने दो, इस टॉपिक को मैं अगले ही में लूँगा, बट इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो आप लिख सकते हो कि R2 को लिखोगे, R2 को लिख सकते हो रो, सेम मटेरियल है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेम लेंथ, नहीं मटेरियल चेंज होगा ना भाई, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, तो आप लिखोगे रो 2 लेंथ सेम रहे अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया ए सेम रहे। यहाँ पे रो L1 रो 1 इंटू एल अपॉन ए इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। आप एल से एल कैंसिल, ए से कैंसिल, तो हो जाएगा रो 2 इजकल टू रो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया। ये दोनों फार्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं यहाँ रेजिस्टेंस ख़त्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी थोड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा है, उसके फैक्टर्स को भी हम देखने पे छोड़ा हूँ, तो उसको अगले सेशन में देंगे। अभी के लिए बहुत है, एक बार आप फिर से देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में करिएगा, उसको दोबारा मैं समझाऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।